दिसंबर की सर्द रात है। सन्नाटे में सिर्फ बारिश की आवाज और एक पुरानी बैलगाड़ी के पहियों की चर चर गूंज रही है। रामदीन और विक्रम बैलगाड़ी पर सवार थे। बारिश में भी बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। रामदीन गांव का एक नौजवान था जो बैलगाड़ी चलाने का काम करता था। वहीं विक्रम शहर से जमीन के एक मसले को सुलझाने आया था, क्योंकि उसके पूर्वजों की इस गांव में जमीन थी। बाबू, क्या आपका यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है जो आप शहर से इतनी दूर इस गांव में आ गए हैं? आमतौर पर लोग बिना वजह इतनी दूर नहीं आते। लगता है आपका इस जगह से कोई पुराना नाता है। हाँ यार, यहाँ मेरे दादाजी और उनके पूर्वजों की ज़मीन है। पिताजी के बाद मैंने कभी गांव वापस आने का नहीं सोचा, इसलिए लगा कि यहाँ की ज़मीन बेच दी जाए, उन्हीं पैसों से शहर में अपना कोई काम खोल लूं। अच्छा है साहब, पर मुझे लगता है आपको यहाँ दिसंबर के महीने में नहीं आना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं, आप ज़मीन बेचकर यहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करें। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। चलते चलते बैलगाड़ी गांव के खेतों के बीचों बीच पहुंच गई। दूर तक फैले खेतों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और बारिश की हल्की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक बैलगाड़ी एक जगह आकर रुक गई, मानो आगे बढ़ने से इनकार कर रही हो। उसी पल बैल जोर जोर से गुर्राने लगे, जैसे किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहे हों। साहब, अब ये बैल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्हें वो दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। ये खेत, ये आज कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं। आपको हवेली तक पैदल ही जाना होगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अरे क्या बकवास है रामदीन, पैसे पूरे लिए हैं और अब बीच रास्ते में नखरे दिखा रहे हो। बैल थक गए होंगे इसलिए रुक गए। तुम इसे भूतों की कहानी मत बनाओ। शहर छोड़कर यहाँ आना ही मेरी गलती थी। सोचा था दादाजी की विरासत मिलेगी, लेकिन यहाँ तो तुम अनपढ़ लोग और तुम्हारा ये कीचड़। साहब, आप चाहें तो मेरे सारे पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से आगे एक कदम भी नहीं जाऊँगा। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और यहाँ आगे जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अगर आपको जाना ही है तो आप अकेले जा सकते हैं। मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे आपकी हवेली पड़ जाएगी। विक्रम गुस्से में बैलगाड़ी से नीचे उतर गया और बैलगाड़ी वाला डर के मारे वापस लौट गया। अकेला खड़ा विक्रम इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद वह आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उसे अचानक किसी अनजानी आवाज के सुनाई देने का एहसास हुआ। थोड़ी दूर आगे चलते ही वह गांव के अंदर जाने वाले गुफा जैसे रास्ते तक पहुंच जाता है। वह रास्ता अंधेरा और संकरा था, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हों। यही रास्ता सीधे उसके गांव की पुरानी हवेली तक जाता था। विक्रम भारी मन से उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपनी पुरानी हवेली की ओर। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चारों ओर पसरा सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। वह गांव के एक छोर पर बनी अपने पूर्वजों की हवेली के पास पहुंचता है। हवेली समय की मार से जर्जर और वीरान सी लग रही थी। उसके बाहर एक बुजुर्ग काका खड़े थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। आओ बेटा विक्रम, क्या हुआ? बस स्टैंड से यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? सब ठीक तो है ना? तुम पैदल क्यों चले आ रहे हो? बैलगाड़ी या कोई और साधन नहीं मिला क्या? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी की तो बात ही जाने दो काका। मैं तो आराम से आ रहा था, लेकिन खेतों के पास पहुंचते ही बैलगाड़ी अचानक रुक गई और बैल किसी भी हाल में आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। बैलगाड़ी वाला भी डर गया और उसने आगे जाने से साफ मना कर दिया। आखिर में उसने मुझे वहीं उतार दिया और खुद वापस लौट गया। क्या? खेतों में? हे भगवान! बेटा, तुमने वहां किसी और इंसान या परछाई को तो नहीं देखा ना? चलते समय किसी अजनबी से तुम्हारी नजर तो नहीं मिली? या किसी ने तुम्हें पुकारा तो नहीं?
सच सच बताना विक्रम, उस जगह पर तुम्हें कुछ अजीब, डरावना या अनहोनी जैसा महसूस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं काका, सब ठीक था। आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। चलिए अब अंदर चलिए। क्या बारिश में ही मुझे बाहर खड़ा रखेंगे? वे दोनों अंदर आ जाते हैं। विक्रम सोफे पर बैठ जाता है और काका पर्दे लगाने लगते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था, मानो बाहर से कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। काका, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? थोड़ा बाहर की तरफ तो खुला रहने दीजिए, ताकि ताजी हवा भी अंदर आ सके। आप ये सारे पर्दे क्यों लगा रहे हैं? बंद कमरे में तो मुझे वैसे ही घुटन होने लगेगी। ऊपर से पता नहीं ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है। नहीं विक्रम बेटा, ये पर्दे बंद ही रहने दो, यही ठीक है। ये गांव वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यहाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस ठंड के महीने में, खासकर बारिश के दिनों में, वो सब जाग जाते हैं। अगर उन लोगों की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। काका, आप अभी तक बचपन की कहानियों से डरे हुए हैं। हद होती है अंधविश्वास की। मैं यहाँ जमीन बेचने आया हूँ। मुझे इन भूतों और आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे ताजी हवा चाहिए। कमरे में बहुत बदबू है। खोल दीजिए इन्हें। मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर ऐसा कौन सा तूफान है। ये ताज़ी हवा नहीं है, ये बीते हुए सायों की आहटें हैं जो अंदर घुसना चाहती हैं। ये बदबू सीलन की नहीं, बल्कि उन पुराने रहस्यों की है जो इस जमीन में दफन है। अगर खिड़की खुली तो वो फुसफुसाहटें सीधे आपके दिमाग तक पहुंच जाएंगी और फिर इंसान अपने होश में नहीं रहता, जैसे कभी आपके दादाजी के साथ हुआ था। छोड़िए काका, अब मैं क्या ही कहूं। गांव के लोगों के अंधविश्वास सच में समझ से बाहर है। पहले वो बैलगाड़ी वाला बिना वजह डर गया, और अब आप भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ है। ये सब सिर्फ वहम और डर की बातें हैं। बेटा, छोड़ो इन बातों को। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, बाहर बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है। मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले चलता हूँ। वहाँ हीटर लगा हुआ है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा और ठंड भी कम लगेगी। वे दोनों हीटर वाले कमरे की ओर चले जाते हैं। उस गर्म कमरे में पहुंचकर विक्रम को काफी अच्छा महसूस होने लगता है। ठंड और थकान धीरे धीरे कम हो जाती है। तभी अचानक बाहर से घंटी बजने की आवाज आती है। अरे काका, इस वक्त यहाँ कौन आ गया? सर्दी और बारिश वाली रात में लोगों को चैन नहीं है क्या, जो कोई इतनी ठंड में बाहर आ गया? इतनी रात को, जब पूरा गांव सोया हुआ है। रुको बेटा, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। तुम खिड़की मत खोलना, बस यहीं रहना। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। जब तक मैं लौटूं तुम बाहर की ओर ध्यान मत देना। काका अकेले ही दरवाजा खोलने के लिए बाहर की ओर बढ़ते हैं। वो छाता लेकर बाहर जाकर देखते हैं तो गांव का सरपंच वहां लालटेन और छाता लिए दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था, मानो वो किसी जरूरी और चिंता भरी खबर के साथ आया हो। मुंशी जी, क्या विक्रम यहाँ पहुँच गया है? क्या आपने उसे इस जगह की सच्चाई के बारे में कुछ बताया? अब हमारे सिर से खतरा टल गया है या अभी भी वही डर बना हुआ है? नहीं, मैंने अभी विक्रम को कुछ भी नहीं बताया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि उसे यहाँ लाने के पीछे सब कुछ पहले से तय किया जा चुका था। हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उन बुरी शक्तियों से एक समझौता कर लिया है और उसी समझौते का हिस्सा विक्रम है। बिल्कुल सही किया मुंशी जी। अब शायद हम सब बच पाए। विक्रम के दादा का साथ देना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसी एक फैसले की कीमत हम सालों से डर के साथ चुका रहे हैं। बस अब यही दुआ है कि ये सब यहीं थम जाए और हमें इस मुसीबत से मुक्ति मिल जाए। चलो अब अंदर चलते हैं। अगर हम ज़्यादा देर बाहर ही खड़े रहे तो शायद उसे शक हो जाए। अंदर जाकर तुम भी बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करना। कोई बात या हाव भाव से कुछ भी जाहिर नहीं होना चाहिए। वे दोनों कमरे में आते हैं
और चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। बाहर बारिश की आवाज और भी तेज हो जाती है, मानो आने वाले समय का संकेत दे रही हो। बेटा, ये हमारे गांव के सरपंच हैं। मैंने आज ही इनसे बात की थी और इन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। तुम्हारी जमीन बिकवाने के मामले में यही हमारी पूरी मदद करेंगे। इनकी मदद से सारा काम जल्दी और आसानी से निपट जाएगा। ओ अच्छा, काका आपने बिल्कुल सही किया इन्हें बुलाकर। तो बताइए सरपंच जी, मेरी जमीन बिकने में लगभग कितना समय लग जाएगा? मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे अपनी जमीन का सही और पूरा दाम चाहिए। अगर काम अच्छे से और जल्दी हो गया तो आपकी मेहनत का अच्छा कमीशन भी मिलेगा। विक्रम बाबू, मैं आपको आपकी जमीन का पूरा और सही दाम दिलवाऊंगा। आखिरकार आपके दादाजी को जमीन खरीदने में मेरे पिताजी ने ही मदद की थी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं खुद देखूंगा कि आपको जमीन की पूरी कीमत मिले और किसी तरह का नुकसान ना हो। वे तीनों बैठकर बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कमरे का माहौल एक पल में सिहर उठता है। सबके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। ये क्या था? ये किसकी चीखने की आवाज थी, वो भी इतनी रात को? यहां आखिर चल क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हर तरफ अजीब सा डर और बेचैनी क्यों फैल रही है? अब मुझसे और बैठा नहीं जाएगा, मुझे खुद उठकर जाकर देखना होगा। हे, नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तो ऐसा कभी कभी होता ही रहता है। तुम बेवजह घबरा रहे हो। तुम खिड़की बिल्कुल मत खोलना। बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बस वहां से ध्यान हटा लो। सब बिल्कुल सामान्य है। विक्रम उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है और खिड़की खोलकर बाहर झांकता है। बाहर का माहौल देखते ही वह एकदम सिहर उठता है और घबरा जाता है। उसे कुछ गांव वाले पेड़ों के पास अजीब और अस्वाभाविक हालत में लटके हुए दिखाई देते हैं। वह नजारा इतना डरावना था कि विक्रम की सांसें तेज हो जाती हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। पलक झपकते ही वे सभी आकृतियां घर की खिड़की के बाहर आ खड़ी होती हैं। यह नजारा देखते ही तीनों की सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चारों तरफ से किसी अनदेखे दबाव का एहसास होने लगता है, मानो वे पूरी तरह से घिर चुके हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचा हो। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को आखिर हुआ क्या है? ये कौन है और हमारे घर के बाहर इस तरह खड़े होकर क्या कर रहे हैं? इनकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ये इंसान जैसे लग ही नहीं रहे। काका, सरपंच जी, भगवान के लिए बताइए, ये आखिर है कौन? ये सब वही लोग हैं जिनके साथ तुम्हारे दादा ने कभी बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने इन लोगों की जमीन छीन ली थी और उन्हें इसी मिट्टी में हमेशा के लिए दफना दिया गया। तब से ये गांव एक भयानक अभिशाप के साए में जी रहा है। तुम्हें यहां इसीलिए बुलाया गया है ताकि बीते हुए कर्मों का हिसाब पूरा हो सके। और हम तुम्हारे दादा का साथ देने की सजा आज तक भुगत रहे हैं। इस अंधेरे से निकल नहीं पाए। हमने तुम्हारे पिता को कई बार बुलाने की कोशिश की थी, मगर वो कभी यहाँ नहीं आए। तुम पैसों के लालच में खुद चलकर इस गांव तक आ गए। अब पुराने हिसाब को खत्म करने का यही एक रास्ता बचा है, ताकि हम इस अभिशाप से मुक्त हो सके। आज के बाद ये सब हमें छोड़ देंगे और हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो क्या तुम दोनों ने मुझे जानबूझ के धोखे में रखा? आज समझ में आया कि मेरे पिता इस गांव से दूर क्यों रहते थे और मुझे यहां आने से क्यों रोकते थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा और जो साजिश तुमने मेरे साथ रची है उसका जवाब जरूर दूंगा। इस धोखे के लिए तुम दोनों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तू हमें नुकसान पहुंचाएगा? क्या सच में तुझे लगता है कि तू ऐसा कर पाएगा? जिस जगह से लोग जिंदा निकलने की हिम्मत नहीं करते, वहां तू अकेला क्या कर लेगा?
यहाँ हर रास्ता हमारे काबू में है और हर अंधेरा हमारा है। तू बस एक मोहरा है जिसे अब खेल का अंजाम देखना है। इतना कहते ही उन दोनों का हाव भाव बदलने लगता है। उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और उनका चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे वे भी इस दुनिया के न होकर किसी और ही साए से जुड़े हों। यह नजारा देखकर विक्रम बुरी तरह घबरा जाता है और जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागता हुआ ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वह हांफता हुआ ऊपर वाले कमरे में पहुंचता है, जहां उसे मेज पर रखी एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। तो उसमें उसके दादाजी के जमाने की तस्वीरें होती हैं। उसी दौरान वे दोनों भी धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे में विक्रम के पास पहुंच जाते हैं। विक्रम घबरा कर पीछे मुड़कर देखता है। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे दादा के किए की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो सच जानता भी नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे यहां से जाने दो। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी इस गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। उसी पल कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद दृश्य बदलता है। अब घर के बाहर काका और सरपंच के साथ विक्रम भी चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसकी आंखें भी लाल थीं, मानो वह भी उसी रहस्यमयी साए का हिस्सा बन चुका हो। अगर आपने हमारी तीसरी आंख वाली हॉरर कहानी अभी तक नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। उस कहानी में एक प्राचीन मूर्ति की रहस्यमयी और डरावनी शक्तियों का खुलासा किया गया है। जानिए कैसे शहर से आए लोग उस अनदेखे खतरे से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।